नमस्कार दोस्तों, आज हम तकनीकी सहायक की भर्ती परीक्षा 4 नवंबर 2012 का पेपर हल करेंगे, जो राजस्थान के अंदर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 4 नवंबर 2012 को, वो पेपर हल करेंगे। तो अपना इस पेपर का पहला प्रश्न है, जब ओपन सर्किट हो तो एक बैटरी के 110 वोल्ट है, यदि 20 एम्पीयर लोड पर कनेक्ट पर वोल्टेज 104 वोल्ट तक गिर जाए तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यानी क्या कहना चाहता है कि कोई बैटरी है जिसका बिना भार या ओपन सर्किट पर 110 वोल्ट है, यानी बिना भार पर वोल्ट E बराबर है 110 वोल्ट, यानी बिना भार वोल्ट क्या है 110 वोल्ट। भार पर 104 वोल्ट तक आ जाते हैं, यानी गिरकर 104 वोल्ट हो जाते हैं, तो भार पर वोल्ट V बराबर क्या है 104 वोल्ट। भार धारा का मान क्या है, भार धारा का मान है IL बराबर है 20 एम्पियर। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R बराबर E माइनस V अपॉन I। यहाँ देखो E का मान क्या है 110, V का मान क्या है 104 बट्टा 20, I का मान कितना हो गया 20। अब देखो 110 माइनस 104 कितना हो गया 6 बट्टा 20, ये आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6 बट्टा 20 की जगह हम रख सकते हैं यानी 3 बट्टा 10 यानी 0.3 ओम। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा 0.3 ओम। किस में है, ई ऑप्शन में, तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फिलामेंट बल्ब की रेटिंग 40 वाट है और 240 वोल्ट है, यानी एक फिलामेंट लैंप है जिसकी रेटिंग 40 वाट है और इसकी वोल्टता 240 वोल्ट है। यदि इसे 240 वोल्ट या 120 वोल्ट, यानी ये ए ऑप्शन में दिया 240, बी में दिया 120 की आपूर्ति से कनेक्ट किया जाए तो ए अनुपात बी के मामले में ऊर्जा खपत का अनुपात क्या होगा। यानी क्या कह रहे हैं कि कोई लैंप है जिसकी रेटिंग क्या दे रखी है, देखो एक लैंप है जिसकी शक्ति P बराबर है 40 वाट और V बराबर है 240 वोल्ट। यानी कोई लैंप है जो 40 वाट 240 वोल्ट का है। यदि इसे यहाँ 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए और तो इसकी शक्ति क्या होगी, और यदि इसे 120 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो इसकी शक्ति क्या होगी। इन दोनों की शक्तियों का अनुपात पूछा है। तो देखो यदि इसको 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो यह 240 वोल्ट आपूर्ति पर यह 40 वाट की शक्ति खपत करेगा। तो प्रथम कंडीशन में यह शक्ति खपत कर रहा है, यानी 240 वोल्ट पर शक्ति खपत कर रहा है 40 वाट। अब अपन को ज्ञात करना है 120 वोल्ट पर शक्ति खपत क्या करेगा। तो पहले इस लैंप का रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस लैंप का रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकालेंगे कि सूत्र क्या होता है अपना, एक सूत्र है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अब देखो R ज्ञात करना हो तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। लैंप की वोल्टता क्या दे रखी है
240 तो वी स्क्वायर यानी 240 का स्क्वायर, तो 240 इंटू 240 बट्टा पी का मान क्या है 40 वाट। तो इसको हल करो, 240 को 240 से गुणा करते हैं तो 57,600 बट्टा 40, 0 से 0 कट गया और 57,760 में 4 का भाग लगाएंगे तो आ रहा है 1440 ओम। तो इस लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1440 ओम, यानी इस लैंप का प्रतिरोध क्या है 1440 ओम। अब क्या करना है, यदि इसे 120 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ें तो इसकी शक्ति क्या होगी। अब देखो 120 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ रहे हैं, इसका प्रतिरोध है 1440 ओम, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। तो ये हो गया सूत्र P बराबर V²/R। अब V का मान क्या है 120, तो 120 इंटू 120 यानी V² तो 120 इंटू 120 बट्टा R 1440 क्या हो रहा है, हल करेंगे तो 144 20 बट्टा 1440, जीरो कितने बार जा रहा है 0 से 10 बार जा रहा है, तो कितना हो गया 10 क्या है वाट। तो कितनी हो जाएगी इसकी शक्ति 10 वाट, यानी 240 वोल्ट पर 40 वाट है तो 120 वोल्ट आपूर्ति पर कितनी हो जाएगी 10 वाट। अब क्या पूछा है इसमें, अनुपात पूछा है, तो प्रथम यानी 240 अनुपात 120 का अनुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा 40 अनुपात 10 या इसे 4 अनुपात 1 भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1 किस में है सी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ट्राईवेक्टर मीटर का प्रयोग क्या है। ट्राईवेक्टर मीटर क्या होता है कि आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति तीनों शक्तियों को ज्ञात करने वाला मीटर ट्राईवेक्टर मीटर कहलाता है। तो आप देखो ऑप्शन देखो, केवीए, केडब्ल्यू, केवीआर के सीधे मापने के लिए सही है, वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस को सीधे मापने के लिए नहीं, क्योंकि वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर, करंट को मापने के लिए एम्पेयर मीटर, इम्पीडेंस को मापने के लिए यानी इम्पीडेंस ओम में मापा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लोड के वेरिएशन के सीधे माप के लिए ये भी नहीं होगा, पावर फैक्टर के सीधे माप के लिए ये भी नहीं होगा, एनर्जी के सीधे माप के लिए ये भी नहीं होगा। तो यानी ट्राईवेक्टर मीटर तीनों को एक साथ माप सकता है, वास्तविक शक्ति यानी केडब्ल्यू, आभासी शक्ति यानी केवीए और प्रतिघाती शक्ति यानी केवीएआर, इन तीनों को एक साथ माप सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज वाले विद्युत के उपकरण का कुल विद्युत की खपत हेतु कौन सा फॉर्मूला है सिंगल फेज परिपथ के अंदर। तो सिंगल फेज परिपथ के अंदर शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी परिपथ के अंदर तो होता है P बराबर V इंटू आई। यदि सिंगल फेज ऐसी है तो P ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू कॉस फाई, और यदि थ्री फेज ऐसी है तो P ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 3 VP इंटू आई पी इंटू कॉस फाई या √3 VL इंटू आई एल इंटू कॉस फाई। तो सिंगल फेज का पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू कॉस पाई यानी शक्ति गुणांक, V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक। तो किस ऑप्शन में है ए, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है देखो, इसमें गणित के भी सवाल पूछ लेते टेक्निकल के अंदर ही, यानी जो 2012 का जो ये पेपर हुआ था इसमें करीबन 10 या 15 सवाल गणित के थे। गणित के भी टेक्निकल में ही पूछ लेते, यानी जो इलेक्ट्रिकल के सवाल थे उनमें गणित के सवाल थे। तो क्या है 21 मीटर के समान त्रिज्या वाले अर्धवर्ताकार बगीचे का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा अर्धवर्ताकार बगीचे का। देखो किस प्रकार का बगीचा बताया है इन्होंने। एक 21 मीटर
के समान त्रिज्या वाले अर्धवर्ताकार, यानी किस प्रकार का बगीचा है, ये तो हो गया वृत्त, इसकी ये त्रिज्या क्या है 21 मीटर। अब क्या कह रहा है कि अर्धवर्ताकार, यानी अर्धवर्ताकार का से क्या हो गया ये है, यानी इस बगीचे का परिमाप पूछा है। परिमाप का से क्या होता है कि इसकी ये जो लंबाई होगी ये क्या होगी। तो देखो वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर, अच्छा 2 पाई आर, या त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अर्धवर्ताकार है तो इसका क्या होगा परिमाप, यानी पहले तो इसकी दूरी क्या होगी ये भुजा, तो इसका तो हो जाएगा आधा, यानी जो वृत्त का परिमाप है उसका आधा हो जाएगा। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या हो जाएगा, एक तो ये आएगा और ये दूरी आएगी, तो इसकी आधी तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर बट्टा 2 प्लस, यानी कुल परिमाप क्या हो जाएगा, एक तो ये आधी दूरी तो ये प्लस ये आर और ये आर, तो कितना हो गया 2r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा अर्धवर्ताकार बगीचे का परिमाप, यानी 2 पाई आर बट्टा 2 प्लस 2r। अब देखो 2 इंटू 22 बट्टा 7 इंटू 21 बट्टा 2 है, तो यहाँ रख देते हैं बट्टा 2, यानी इसके बट्टा 2 प्लस 2 इंटू 21, यानी आर का मान 21 है। 2 से 2 3 22 66 प्लस 21 2 42, कितना हो गया 66 और 42 कितना 108, कितना हो गया 108 मीटर में है तो मीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 मीटर, किसमें है डी ऑप्शन में, तो सही उत्तर क्या होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है ABC गांव इस तरह स्थित है कि B पर समकोण बनाते हैं AB और BC, यानी कोई 3 गांव है A B और C, और B पर समकोण बनाते हैं। मान लो ये B बिंदु है, इस पर समकोण बनाते हैं AB और BC, यानी इस प्रकार से दे रखा है। मान लो ये A गांव है, ये B है और ये C है। अब देखो AB BC के बीच क्रमशः AB के बीच है 6 किलोमीटर, ये दूरी है 6 किलोमीटर, और BC है 8 किलोमीटर, ये दूरी है 8 किलोमीटर। A से C के बीच सीधा 3 फेज 4 तार, यानी 3 फेज 4 वायर लाइन देने के लिए कंडक्टर की लंबाई ज्ञात करें। कंडक्टर की झेल के लिए 10% मार्जिन रखे, यानी 10% एक्स्ट्रा रखना है कंडक्टर को, यानी ये दूरी पूछी है A से C तक। अब देखो 4 तार है, यानी यहाँ पे 4 तारों की संख्या कितनी रखनी है 4, तो पहले ये लंबाई ज्ञात करते हैं कितनी होगी, A से C की सीधी दूरी या लंबाई जो है वो क्या होगी। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल कर सकते हैं, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का हो गया 36, कितना हो गया 100, ये तो हो गया कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √100, यानी 10 किलोमीटर में तो किलोमीटर, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर, यानी ये लंबाई होगी A से C की लंबाई हो गई 10 किलोमीटर। अब देखो 10% एक्स्ट्रा रखना है चालक को, यानी
जेल के लिए मान लो ये जो तार है ये दूरी और ये 10 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा जेल रखनी है, यानी ये सीधी दूरी तो है 10 किलोमीटर, जबकि ये 10% एक्स्ट्रा रखना है। तो 10 किलोमीटर का 10% कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10%, तो 10/100 1 किलोमीटर आ रहा है। तो जेल है वो 1 किलोमीटर रखना है, यानी 1 किलोमीटर चालक की लंबाई एक्स्ट्रा रखनी है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, यानी 10 किलोमीटर चालक चाहिए और 1 किलोमीटर जेल के लिए चाहिए, डील के लिए चाहिए। तो टोटल लंबाई हो गई, एक चालक की लंबाई हो गई 11 किलोमीटर। अब चालकों की संख्या कितनी है, 3 फेज 4 तार, यानी 4 है तार, तो कितना हो जाएगा, एक चालक की लंबाई है 11 किलोमीटर, तो 4 चालकों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 44 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर। किस में है, ई ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, 44 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग बी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी के समान है, जिस वर्ग की भुजा बी की 50% हो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कोई वर्ग है बी, उसका क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। यानी कोई वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेमी, चारों भुजाएं समान है, इसका क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर कह सकते हैं। अब कोई दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा बी वर्ग, यानी ये जो वर्ग इसका नाम दे रखा है बी वर्ग है, दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा इसकी भुजा से आधी है। यानी इसकी भुजा है उसकी ये आधी है, 50% है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका जो एरिया या क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या भुजा बराबर ज्ञात करना हो तो रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो इसकी भुजा क्या होगी, भुजा बराबर हो जाएगा रूट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है 64, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी 8 सेमी में, यानी ये भुजा क्या है 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, यानी प्रत्येक भुजा 8 सेमी की है। अब ये 50% है तो ये भुजा क्या होगी 4 सेमी की, क्योंकि ये 8 है तो ये 4। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4 बराबर 16 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो किस में ई ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ई। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इन तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 0.3 की घात 3 यानी 0.3 क्यूब की गणना कीजिए, यानी इसको हल कीजिए। 0.3 क्यूब, यानी 0.3 की घात 3 बराबर क्या होगा, यानी 0.3 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इन तीनों को गुणा करो, 3 3 9 9 27। अब पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 अंक बाद में 1 2
और ये 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.027। 0.027 किस में, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है वेबर क्या है। देखो वेबर क्या है, ऑप्शन देखो फोटो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई, विजिबल लाइट की इकाई, तापमान की इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की इकाई। तो वेबर है फ्लक्स की इकाई होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई। अगला क्वेश्चन है एक फैक्ट्री की 100 सेमी मोटी और गोलाई में मोड़ी हुई चिमनी का प्लान व्यू कैसे दिखेगा। देखो ये ड्राइंग का सवाल भी पूछ लिया इसमें, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित भी पूछ लिया, गणित से भी पूछा है, जो भी पूछने इसमें टेक्निकल से संबंधित चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए, जबकि इसमें ड्राइंग से संबंधित भी पूछ रखे हैं, गणित के भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी टेक्निकल पार्ट के अंदर। चलो देख लेते हैं। एक फैक्ट्री की 100 सेमी मोटी और गोलाई में मुड़ी हुई चिमनी का प्लान व्यू कैसे दिखेगा, टॉप पूछा है, यानी प्लान व्यू या टॉप व्यू। क्या कह रखा है कि ये कोई चिमनी है जिसकी मोटाई किसकी, जो दीवार है उसकी मोटाई, यानी आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार के बीच की मोटाई 100 सेमी है। मान लो इस प्रकार से ये चिमनी बनी हुई है, तो इसके अंदर अब ये तो हो गई आंतरिक गोलाई और ये हो जाएगी बाहरी गोलाई, इस प्रकार से। तो ये दूरी है 100 सेमी, यानी ये बीच की दूरी, दोनों जो परतें हैं आंतरिक और बाहरी, इनके बीच की दूरी है 100 सेमी। अब पूछा है कि इसको ऊपर टॉप से देखने पर, प्लान या टॉप से देखने पर इसका व्यू कैसा दिखेगा। अब यदि इसको टॉप से देखेंगे तो इसका व्यू इस प्रकार से दिखेगा। एक तो ये आंतरिक वृत्त दिखेगा और एक दिखेगा बाहरी वृत्त, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 100 सेमी, क्योंकि 100 सेमी की मोटाई है, यानी 100 सेमी। तो अब देखो ऑप्शन में देखो, इसका टॉप इस प्रकार का दिखेगा, तो आयताकार नहीं, वर्गाकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, दो केंद्रिष्टिक वृत्त 100 सेमी की दूरी पर सही है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि दो वृत्त दिखेंगे सकेंद्रीय, यानी जिनका केंद्र एक है, और इनके बीच वृत्त 100 सेमी की दूरी पर, यानी ये 100 सेमी पर, यानी ये जो पहला वृत्त है इससे दूसरा वृत्त के बीच की दूरी होगी 100 सेमी। तो ये सही होगा। तो क्या दिखेगा, दो केंद्रिष्टिक वृत्त 100 सेमी की दूरी पर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें क्या दे रखा है 100 सेमी वृत्त का व्यास, नहीं ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, इस प्रकार का दिखेगा डी। अगला क्वेश्चन है एक फैक्ट्री 250 वोल्ट की सिंगल फेज एसी सप्लाई, इसमें ए शिफ्ट में 6 एम्पेयर, बी शिफ्ट में 4 एम्पेयर, सी शिफ्ट में 2 एम्पेयर का प्रतिरोधी भार है। बिजली की लागत 2 रुपये प्रति किलोवाट आवर यानी यूनिट है, तो 24 घंटे का रुपये में बिजली का बिल क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, एक फैक्ट्री 250 वोल्ट सिंगल फेज, V का मान क्या है 250 वोल्ट, एसी सप्लाई, ए शिफ्ट में 6 एम्पियर, ए शिफ्ट में बार ले रहा है 6 एम्पियर, बी शिफ्ट में 4 एम्पियर, बी शिफ्ट में बाहर ले रहा है 4 एम्पियर, सी शिफ्ट में 2 एम्पियर, सी शिफ्ट में है 2 एम्पियर। भार प्रतिरोधी प्रकार का है, यानी प्रतिरोधी का आज से क्या हो गया कि शक्ति गुणांक का मान इकाई है। बिजली की लागत 2 रुपये प्रति यूनिट है, लागत क्या है 2 रुपये
प्रति kWh। समय कितना है 24 घंटा, यानी एक दिन या 24 घंटा, चलो 24 घंटे का याद करना है। देखो 3 शिफ्ट में चल रहे हैं, टोटल 24 घंटे हैं और 3 शिफ्ट, कितना हो गया 8 घंटे का एक शिफ्ट हो गया, यानी एक शिफ्ट कितनी देर चल रहा है 8 घंटे। पहले शिफ्ट की यूनिट क्या होगी, देखो ए शिफ्ट की खपत, ए शिफ्ट की खपत हो जाएगी, देखो यूनिट याद करनी है तो वाट इंटू हावर या वी इंटू आई इंटू घंटा बट्टा 1000 हो जाएगा। तो पहले शिफ्ट की वोल्टता क्या है, ए शिफ्ट की खपत लिख देते हैं यहाँ पे, ए शिफ्ट की खपत क्या हो जाएगी, देखो V का मान क्या है 250, I का मान क्या है 6, समय कितना है 8 घंटे और बट्टा 1000, यूनिट में निकालना है तो बट्टा 1000 kWh में आ जाएगा। कितना हो गया 25 × 200 1200, 12000 का, यानी ये हो गया 12000 बट्टा 1000 और 3 0 से 3 0 गया, कितना हो गया 12 kWh या यूनिट। तो ए शिफ्ट की खपत कितनी हो गई 12 kWh। अब निकालते हैं बी शिफ्ट की खपत, इसी प्रकार से हो जाएगी बी शिफ्ट की, बी शिफ्ट की खपत हो जाएगी वही, वोल्टता कितनी है 250, धारा का मान क्या है 4, समय कितना है 8 घंटे और बट्टा 1000, कितना हो गया 1000, 8000 बट्टा 1000 कितना हो गया 8 यूनिट, तो kWh। तो बी शिफ्ट की खपत हो रही है 8 किलोवाट आवर या यूनिट। अब निकालनी है सी शिफ्ट की, सी शिफ्ट की खपत क्या होगी, कितना है समय, अब की बार 2 एम्पीयर ले रहे हैं, बाकी समय तो समान है, तो कितना हो गया 250 इंटू धारा का मान है 2 एम्पीयर, समय है 8 घंटे बट्टा 1000, कितना हो गया 508, 4000 बट्टा 1000 कितना हो गया 4 kWh किलोवाट आवर। तो इसकी खपत हो जाएगी 4 kWh यानी किलोवाट आवर। अब देखो ये हो गई 24 घंटे की कुल खपत, तो 24 घंटे की कुल खपत क्या हो गई, कुल खपत हो गई 12 8 20 4 24 kWh, यानी एक दिन की या 24 घंटे की कुल खपत कितनी हो गई 24 किलोवाट आवर। लागत क्या है, एक यूनिट की है 2 रुपये, तो कुल लागत क्या हो जाएगी या कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, या कुल बिल भी कह सकते हैं, कुल राशि या खर्च बराबर क्या हो जाएगा 24 यूनिट है, एक यूनिट की रेट है 2, कितना हो गया 48 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 रुपये, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पीएफ सुधार के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर हटा दिया जाता है तो क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट का पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो कैपेसिटर लगा रखा है पीएफ सुधारने के लिए, यदि वो कैपेसिटर हम हटा देंगे तो देखो मोटर की जो बीएचपी है वो नियत यानी शक्ति नियत है, आपूर्ति वोल्ट नियत है। अब जो कैपेसिटर हटाएंगे तो शक्ति गुणांक घट जाएगा, शक्ति गुणांक घट जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, तो लाइन करंट बढ़ेगी। किसमें है बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो गया बी, लाइन करंट बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, फुल प्रतिरोधी भार का पावर फैक्टर क्या होगा, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा है, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। यदि शुद्ध कैपेसिटी या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ ले तो 0 होता है, यानी शुद्ध कैपेसिटी और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक तो होता है 0 और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है इकाई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ई में, यानी इकाई 1, यानी 1 या इकाई, ई ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव क्वाइल में क्या स्टोर किया जाता है। एक इंडक्टर है या इंडक्टिव क्वाइल है, इसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है, यानी ये जो कुंडलन है, मान लो इस कुंडलन में क्या स्टोर किया जा सकता है। एसी करंट नहीं, डीसी करंट नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं। तो क्या होगा, यानी इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा स्टोरेज की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है, यानी जो डीसी सप्लाई या दिष्ट धारा है या क्या जनरेट करती है। ऑप्शन देखो, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड यानी स्थितिज चुंबकीय क्षेत्र यानी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र सही है। रोटेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी गतिशील विद्युत स्थितिज क्षेत्र नहीं। अल्टरनेटिंग मैग्नेट फील्ड यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र नहीं। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र ये भी नहीं, यानी स्थिर मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में लेवल की टॉपिंग अप के लिए निम्न का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी एक लेड एसिड सेल या बैटरी है, उसमें जो जल है या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका यदि लेवल कम हो जाता है तो जो अंदर डाला जाता है उसका नाम क्या है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाने के लिए, लेवल बनाने की प्रक्रिया को टॉपिंग अप कहते हैं। तो टॉपिंग अप में क्या डाला जाता है। ऑप्शन देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लवण युक्त पानी, डिस्टिल पानी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिस्टिल वाटर डाला जाता है इसके अंदर, यानी अशुद्ध जल कहते हैं इसे। तो अशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर डाला जाता है टॉपिंग अप में, यानी पानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में ताप में परिवर्तन के कारण होता है। यानी ताप में परिवर्तन यानी ट्रांसफार्मर का तापमान क्यों बढ़ता है, यानी गर्म क्यों होता है। एक ट्रांसफार्मर है वो गर्म किस कारण से होता है। पहला देखो I²R लॉसेज, यानी जो I²R को हम कह सकते हैं, यानी जो कॉइल के अंदर जो तम्बरानी है उसके कारण, यानी तम्बरानी के कारण सही है, यानी I²R या तम्बरानी के कारण सही है। इंडक्टिव कॉइल नहीं, कॉइल के कैपेसिटेंस नहीं, पावर फैक्टर नहीं, एडी करंट से नहीं के बराबर बहुत कम गर्म होता है थोड़ा बहुत। यदि एडी करंट लॉसेज ज़्यादा होता है तो कुछ गर्म होता है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो इसमें कह रखा है कि ताप में परिवर्तन यानी गर्म क्यों होता है, तो I²R यानी I²R लॉसेज के कारण। या इसमें ये ताम्र लॉसेज दे रखा होता तो भी सही होता है, यानी कुंडलन के जो लॉसेज है उसके कारण तो भी सही होता। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है फेरेड की इकाई है, यानी फेरेड किसकी इकाई है। वोल्टेज तो स्वयं इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्टेज। कैपेसिटेंस की इकाई फेरेड है। एनर्जी की इकाई यूनिट या kWh होती है। पावर की इकाई वाट होती है। इम्पीडेंस की इकाई ओम होती है। तो फेरेड है वो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कहते हैं, तो कैपेसिटेंस की इकाई होती है फेरेड। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर मूलतः की डिवाइस है, यानी जो करंट ट्रांसफार्मर है सीटी क्या है करंट ट्रांसफार्मर। एक तो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, यानी पोटेंशियल को पीटी और करंट ट्रांसफार्मर को सीटी या धारा परिणामित्र भी कहते हैं इसे। क्या होता है देखो, सीटी होता है उसकी प्राइमरी में कम लपेटन यानी एक लपेटन और सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा उच्च लपेटन या बहुत ज़्यादा लपेटन होते हैं। तो क्या हो गया, वोल्टेज को तो ये डाउन करेगा वोल्टेज को तो अप करेगा, क्योंकि प्राइमरी में एक है सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो वोल्टेज तो स्टेप अप है और वोल्टेज अप है तो धारा डाउन है।
तो सीटी के अंदर वोल्ट तो अप होते हैं और धारा डाउन होती है। जबकि पीटी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी में उच्च लपेटन, सेकेंडरी में कम लपेटन। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को डाउन और धारा को अप करता है। ये उच्च वोल्टता की लाइनों की वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग करते हैं पीटी को, और सीटी को उच्च वोल्टता की लाइन की या उच्च मान की धारा है या उच्च वोल्टता लाइन की धारा है उसको मापने के लिए हम सीटी का प्रयोग करते हैं। तो देखो, पावर को स्टेप डाउन करने, हाई एसी करंट को स्टेप डाउन करने, लो एसी करंट को मापने, स्टेप अप एनर्जी, हाई डीसी वोल्टेज। तो राइट क्या होगा, हाई एसी करंट को स्टेप डाउन करने के लिए, यानी उच्च मान की धारा को निम्न मान की धारा में परिवर्तित करने के लिए। तो राइट आंसर बी, हाई एसी करंट को स्टेप डाउन करने के लिए। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट यानी वीडियो के अंदर रहेगा अपना। ठीक है दोस्तों।